जैसे ही राजीव कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी दुल्हन बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी और रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। गोरे चेहरे पर फैला हुआ उसका काजल उसे और भी खूबसूरत बना रहा था, लेकिन मसला ये था कि निशा राजीव की दुल्हन होते हुए भी आज उसके अधिकार में नहीं थी। निशा के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और उसके चेहरे की उड़ती हुई रंगत को देखकर राजीव की हंसी छूटने लगी थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को अपने होठों के अंदर ही दबा लिया था, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे कि राजीव निशा पर हंस पाता, बल्कि आज जो हालात पैदा हो गए थे, राजीव का दिल तो रोने का और मर जाने का कर रहा था। राजीव का दिल तो कर रहा था कि वो अपना सर दीवार पर दे मारे, क्योंकि निशा ने आज जो भी बेवकूफी की थी उसने राजीव की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जो कुछ भी हुआ था उसमें निशा का तो कुछ भी नहीं बिगड़ना था, क्योंकि निशा तो एक बहुत बड़े अमीर बाप की औलाद थी, लेकिन निशा की इस बेवकूफी ने बेचारे राजीव की तो जिंदगी बर्बाद कर दी थी। राजीव कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही वो दरवाजे को कुंडी लगाने लगा तो निशा ने हकलाते हुए कहा, राजीव तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? एक पल के लिए राजीव ने अपने हाथ रोक लिए और फिर अगले ही पल उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और कहने लगा, ओ हेलो मैडम, आप शायद भूल रही हैं कि ये मेरा कमरा है और रात को सोते समय मैं कमरा अंदर से बंद करके ही सोता हूँ, वरना रात को मुझे नींद नहीं आती। ये कहते हुए राजीव की आंखों में शरारत नाचने लगी और राजीव ने निशा के साथ शरारत करते हुए कहा, वैसे निशा, शायद तुम भूल रही हो कि आज हमारी सुहागरात है और सुहागरात तो कमरा बंद करके ही मनाई जाती है। राजीव के मुंह से ये बात सुनकर निशा गुस्से से भर गई और उसने राजीव को उंगली दिखाकर धमकी देते हुए कहा, देखो राजीव, भूल कर भी मेरे करीब मत आना। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज राजीव जिस हालात में फंस चुका था उसकी जिम्मेदार निशा ही थी और ऊपर से इस वक्त वो राजीव को धमकी भी दे रही थी। निशा की इस धमकी से राजीव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उसने अपने गुस्से में निशा की उंगली को मरोड़ते हुए कहा, निशा अपनी धमकी अपने पास ही रखना, क्योंकि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने का। जो गुस्सा आज तुम मुझ पर निकाल रही हो ना, अगर यही गुस्सा उस वक्त तुम अपने अमीर बाप को दिखाती तो आज तुम मेरी दुल्हन बनकर इस कमरे में नहीं बल्कि अपने उस आशिक की दुल्हन बनकर उसके कमरे में बैठी होती। खामखा मेरे गले पड़ गई हो, जबकि मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करता। निशा ने अपने बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तो मैं कौन सा तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करती राजीव, उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम ले लिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं लेती तो मेरे पापा मेरी शादी उस लड़के से करवा देते और मैं उस लड़के से तो शादी हरगिज नहीं कर सकती थी। अगर शिवम उस वक्त टाइम पर आ जाता तो ये सारी गड़बड़ होती ही नहीं और मैं शिवम का नाम ही ले लेती, लेकिन एक तो शिवम वहाँ मौजूद नहीं था और अगर ऐसे में मैं उसका नाम लेती तब तो पापा गुस्से से आग बबूला हो जाते और फिर तो वो पक्का मेरी शादी उस लड़के से करवा देते। और अगर पापा को पता चल जाता कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो उनके दुश्मन का बेटा है तो वो मुझे जान से ही मार देते, लेकिन मेरी शादी शिवम से तो कभी नहीं होने देते। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उनको धमकी दूं? तो मिस्टर राजीव, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी धमकियों का पापा पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो तो खुशी खुशी मुझे मरने की इजाजत दे देते। मैंने उस वक्त तुम्हारा नाम तो ले लिया, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अब आगे क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानती। ये कहते वक्त निशा के चेहरे पर इतनी मासूमियत और बड़ी बड़ी आंखों में इतना डर समाया हुआ था कि उसकी ऐसी मासूमियत को देखकर राजीव का दिल फिर से उसे तंग करने को कर रहा था। राजीव ने निशा को कुछ देर और तंग करने के इरादे से कहा, तुम नहीं जानती से क्या मतलब है तुम्हारा? आगे वही होगा जो शादी के बाद हर पति पत्नी करते हैं। हमारी शादी हुई है तो अब सुहागरात भी। इससे पहले कि राजीव आगे और कुछ कहता, निशा ने उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया और कहने लगी, क्या क्या कहा तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैं तुम्हारे दोस्त की अमानत हूँ। राजीव ने कहा, ओ हेलो मैडम, तुम मेरे दोस्त की अमानत हो नहीं, तुम मेरे दोस्त की अमानत थी, लेकिन अब तो तुम मेरी पत्नी हो।
अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि अभी कुछ घंटे पहले ही तुमने अग्नि को साक्षी मानकर मेरे साथ शादी के 7 फेरे लिए हैं। तुम्हारी मांग में सिंदूर भरने वाला भी मैं ही था, और इस वक्त जो मंगलसूत्र तुमने अपने गले में पहन रखा है ना, वो मंगलसूत्र भी मैंने ही पहनाया था। तो अब जब तुम्हारे साथ शादी की सारी विधियां मैंने ही निभाई हैं, तो सुहागरात भी तो मैं ही मनाऊंगा ना। राजीव के इतना कहते ही निशा की आंखों में मोटे मोटे मोती चमकने लगे थे। बस उसके गालों को भिगोने के लिए उनके गिरने की देर थी। निशा ने कहा, राजीव क्यों मजाक कर रहे हो? मैं पहले से ही इतनी परेशान हूँ। ऐसे में मुझे संभालने या मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रहे हो। वैसे देखा जाए तो राजीव के दिल की हालत तो निशा से भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि निशा एक अमीर बाप की औलाद थी और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। निशा एक पढ़ी लिखी खूबसूरत और समझदार लड़की थी और उसके लिए इस हालात से बाहर निकलना मुश्किल नहीं था। लेकिन राजीव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। राजीव ने कहा, देखो निशा, जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी। निशा यार, तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर तुमने उस समय सच सच बता दिया होता कि तुम शिवम से प्यार करती हो, तो आज हम दोनों इस मुसीबत में न फंसे होते। तब निशा ने राजीव पर तंज कसते हुए कहा, अरे हाँ ना राजीव, मुझे तो पापा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी जान तो बच जाती और तुम यहाँ अपने कमरे में बेफिक्र होकर सो रहे होते और वहाँ किसी शमशान घाट में मेरी चिता की आग ठंडी हो चुकी होती। तब राजीव ने कहा, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम उस कमीने शिवम को फोन करो और उससे पूछो कि वो कमीना आया क्यों नहीं। रात के 12 बज रहे थे। निशा ने अपनी पर्स में से मोबाइल निकाला और दोबारा से शिवम का नंबर मिलाने लगी। राजीव भी निशा के सामने आकर बैठ गया कि तभी निशा ने कहा, राजीव फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। राजीव ने गुस्से से कहा, ये कमीना शिवम मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उसे गोली मार दूंगा। निशा ने कहा, राजीव अभी तुम शिवम को छोड़ो और ये बताओ कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि मैं तो शिवम से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। राजीव ने कहा, तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए? वो कमीना कुत्ता उल्लू का पट्टा शिवम भी ना। राजीव इतने गुस्से में था कि उसे खुद को ही पता नहीं था कि वो शिवम को ना जाने कैसी कैसी गालियां बके जा रहा था। राजीव के इतना कहते ही निशा ने कहा, यार राजीव, तुम मेरे सामने तो शिवम को गालियां मत दो ना। तुम जानते हो कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती, और तुम हो कि मेरे ही सामने उसे गाली पे गाली दिए जा रहे हो। राजीव ने कहा, तो मैं और क्या करूं निशा? निशा यार, प्यार तो तुम दोनों ने किया था, मैं तो बेवजह ही इन सब में फंस गया हूँ। तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी और क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, और मैं तो तुम दोनों की शादी करवाने वहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे एक झूठ ने मेरी जिंदगी को मुश्किल में डाल के रख दिया है। शिवम का फोन अभी भी बंद होने की वजह से निशा को भी गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से में आकर मोबाइल बेड पर फेंक दिया। आज पहली बार राजीव ने निशा को इतने गुस्से में देखा था और उसे ये भी दिख रहा था कि इस वक्त निशा कितनी परेशान है। इसलिए निशा का गुस्सा शांत करने के लिए राजीव ने निशा से कहा, देखो निशा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त शिवम अपना फोन स्विच ऑन करेगा, क्योंकि पूरा दिन बीत गया है लेकिन उसका फोन अभी भी बंद है। मुझे लगता है कि अब वो सीधे सुबह में ही फोन स्विच ऑन करेगा और तब वो तुम्हारी मिस कॉल जरूर देखेगा और फिर वो खुद ही तुम्हें फोन करेगा। देखो, अब इस वक्त परेशान होने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल तुम अपने कपड़े बदल लो और आराम से सो जाओ। इतना कहकर राजीव भी अपनी शेरवानी उतारकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया और फिर अपना नाइट सूट पहनकर बाहर आया और चद्दर बिछाकर फर्श पर लेट गया। राजीव को फर्श पर सोते देखकर निशा ने कहा, राजीव, तुम यहाँ फर्श पर ही सोओगे क्या? ये सुनते ही राजीव की आंखों में फिर से शरारत नाच उठी और उसने कहा, हाँ निशा, अब जब तुम बेड पर सोई हो तो मुझे तो फर्श पर ही सोना पड़ेगा ना। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास बेड पर भी सो सकता हूँ। पता नहीं आज राजीव को क्या हो गया था
कि इतनी टेंशन में भी उसे निशा को देखते ही उसके साथ शरारत करने का मन कर जाता था। राजीव की बात सुनकर निशा उलझन में पड़ गई और कहने लगी, अरे नहीं, मेरा मतलब था कि तुम फर्श पर कैसे सो सकते हो। तब राजीव ने कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो निशा, मैं फर्श पर सो जाऊंगा, क्योंकि हम गरीब लोग हैं और हमें तो कहीं भी नींद आ जाती है। लेकिन तुम्हें बिस्तर के बगैर नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें तो नर्म मुलायम गद्दों की आदत होगी। मेरे घर में तुम्हारे घर जैसे मुलायम गद्दे तो नहीं हैं, इसलिए यहाँ तो तुम्हें इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद निशा भी फ्रेश होने वॉशरूम चली गई और अपना नाइट सूट पहनकर बाहर आकर बेड पर लेट गई। राजीव और निशा दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में ये सब होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो उन दोनों की ही उम्मीदों से परे था। क्योंकि निशा तो शिवम से प्यार करती थी और राजीव खुद उन दोनों के इस प्यार का साक्षी था। राजीव नीचे जमीन पर चद्दर बिछाकर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। नींद न आने की वजह से उन दिनों की सारी बातें राजीव के दिमाग में किसी चलचित्र की तरह चलने लगी थी। दरअसल राजीव, निशा और शिवम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और निशा और शिवम का प्यार फर्स्ट ईयर से ही परवान चढ़ने लगा था। निशा और शिवम दोनों ही बहुत अमीर परिवारों से थे और दोनों के पापा राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे, जबकि राजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन शिवम के साथ उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी। तीनों ही राजनीति की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन राजीव तो पत्रकार बनना चाहता था, जबकि शिवम और निशा दोनों राजनीति की पढ़ाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन दोनों के पापा राजनेता थे। शायद शिवम और निशा दोनों के पापा की यही इच्छा थी कि भविष्य में उनके पीछे उनकी जगह उनके बच्चों को मिले और उनके बच्चे ही देश की बागडोर संभाले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि उन दोनों के पापा विरोधी पार्टियों से थे और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन उनके बच्चे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अगर निशा एक दिन भी नहीं आती तो शिवम पूरे दिन बेचैन रहता था, और अगर किसी कारण से शिवम नहीं आता तो दूसरे दिन निशा तो उस पर चढ़ जाती और कहती कि पहले क्यों नहीं बताया कि कल तुम नहीं आने वाले थे। निशा और शिवम दोनों के पापा वहाँ सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयान देते और यहाँ उन दोनों के बच्चे सिर पकड़कर यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठे रहते और सोचते रहते कि उनके पापा उन दोनों की शादी के लिए राजी होंगे भी या नहीं। राजीव पिछले 2 साल से उनके प्यार को देखता आ रहा था, क्योंकि वो तीनों एक ही क्लास के स्टूडेंट थे और फर्स्ट ईयर से ही शिवम और निशा एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। राजीव की दोस्ती पहले शिवम से हुई थी और फिर शिवम के जरिए ही उसकी मुलाकात निशा से हुई। फिर तो शिवम और निशा की प्रेम कहानी राजीव के सामने ही परवान चढ़ रही थी। एक दिन शिवम और निशा दोनों चिंतित होकर आपस में बात कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा, और उनके बीच बैठा राजीव उनकी लव स्टोरी के मजे ले रहा था। आज उन तीनों ने अपने लिए पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया था, लेकिन निशा और शिवम के पिज्जा बर्गर तो टेबल पर ही पड़े रहे और वो दोनों एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे। बात क्या कर रहे थे, वो तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। शिवम ने निशा से कहा, निशु तुम अपने पापा को समझाओ यार कि वो अपनी राजनीति अपने पास ही रखें और वो अपनी राजनीति को हमारे प्यार के बीच ना लाएं। अगर हम दोनों के पापा ऐसे ही लड़ते रहे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी आने वाली जिंदगी का क्या होगा। जब तक शिवम और निशा बातें कर रहे थे तब तक राजीव ने पहले खुद का बर्गर और कोल्ड ड्रिंक खत्म कर लिया और फिर शिवम का बर्गर और कोल्ड ड्रिंक भी खत्म कर गया, क्योंकि शिवम बेचारा तो कुछ खाने पीने की हालत में ही नहीं था। वो तो निशा के साथ अपने रिश्ते को लेकर परेशान बैठा था। निशा ने शिवम से कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं शिवा, मैं खुद इतनी परेशान हूँ कि बता भी नहीं सकती। शिवा क्या तुम्हें पता है कि अगर गलती से भी मेरे पापा तुम्हारे पापा को टीवी पर देख लेते हैं ना, तो उनकी तानाशाही शुरू हो जाती है और फिर वो गुस्से के मारे सब पर दहाड़ने लगते हैं कि अभी के अभी टीवी बंद करो वरना टीवी तोड़ दूंगा। शिवम ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मेरा भी यही हाल है निशु, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि इन लोगों की दुश्मनी कभी खत्म होगी भी या नहीं। निशा और शिवम यही सब बातें कर रहे थे, तब तक राजीव अपना और शिवम दोनों का बर्गर खा चुका था।
वैसे भी राजीव खाने पीने का बहुत शौकीन था और आज तो उसने घर पर नाश्ता भी नहीं किया था, इसलिए उसे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। अभी तो राजीव के सामने सिर्फ 2 ही बर्गर थे, लेकिन इस वक्त अगर उसके सामने 4 बर्गर 4 पिज्जा भी रखे होते तो वो सारे के सारे आसानी से खा लेता। उसके पेट में इतने चूहे दौड़ रहे थे। 2 बर्गर खाने के बाद भी राजीव के पेट के चूहे अभी शांत नहीं हुए थे, इसलिए उसने चुपचाप निशा के पिज्जा पर हाथ साफ करना चाहा। इससे पहले कि निशा का पिज्जा सफाचट हो जाता, निशा ने राजीव का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ओए पेटू राम, रखो वापस रखो मेरा पिज्जा। अभी अभी तुम 2 बर्गर चट कर गए हो ना, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? राजीव कहने लगा, अब मक्खियाँ इस पिज्जा को खा ले, इससे तो अच्छा है ना कि मैं ही खा लेता हूँ। कम से कम मुझ गरीब का पेट तो भर जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों तो इसे नहीं खाने वाले हो। इतना कहकर राजीव ने निशा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बेशर्मों की तरह फिर से पिज्जा उठाकर खाने लगा। राजीव की इस हरकत पर निशा उसे गुस्से से देखने लगी और फिर उसने शिवम से कहा, यार शिवा, ये किस भुक्कड़ को तुमने अपना दोस्त बना रखा है, जिसे अपने दोस्त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बस सिर्फ अपने पेट से ही मतलब है। राजीव ने कहा, हाँ ये अच्छा है, तुम दोनों की अपने अपने बाप के सामने कुछ नहीं चलती, तो अब तुम दोनों मुझ गरीब पर अपनी चलाओगे, ठीक वैसे ही जैसे तुम दोनों के बाप गरीबों पर अपनी चलाते हैं। राजीव के इतना कहते ही शिवम और निशा दोनों ही राजीव को खा जाने वाली नजरों से देखने लगे और फिर निशा ने कहा, राजीव, यहाँ हमारी जिंदगी दांव पर लगी है और तुम्हें बस अपनी ही पड़ी है। राजीव ने कहा, यार निशा, ये तो जाहिर सी बात है, जब तुम दोनों अपने अपने लिए परेशान हो रहे हो तो मैं भी तो अपने घर की परेशानियों को लेकर परेशान हूँ। तब शिवम ने कहा, यार निशु छोड़ो इसे, ये क्या जाने की प्यार क्या होता है। अगर इसे कभी किसी से प्यार हुआ होता तब जाकर इसे मालूम पड़ता कि प्यार क्या होता है। राजीव ने कहा, हाँ भाई, हम जैसे गरीब ना तो किसी से प्यार करते हैं, न ही हमें कभी किसी से प्यार होता है, ये तो बस अमीरों के चोंचले हैं। क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी तो ये सोचने में निकल जाती है कि घर के बढ़ते बिल को कैसे कम किया जाए, या फिर राशन में ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना भी घर चल सकता है। मेरी माँ रोज ऐसे ही एडजस्टमेंट करके मेरा घर चलाती है और मैं भी मेरी माँ जैसी कोई आम लड़की से ही शादी करूँगा जिसे घर में ये सारे एडजस्टमेंट करने आते हों। वैसे भी एक पत्रकार की जिंदगी क्या होती है, पूरा दिन भागते रहो और नई नई खबरें जुटाते रहो। तुम जैसे अमीर लोगों को फॉलो करते रहो और उनकी जिंदगी पर चर्चा करते रहो, ताकि हमें तुम लोगों से कुछ अनोखी खबर मिल जाए और हम उसमें थोड़ा मिर्च मसाले डालकर उसे सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्ट करें कि वो खबर आग की तरह फैल जाए और हम भी अपनी जेबें थोड़ी भर सकें। ये तो अच्छा है कि इस वक्त मैं तुम दोनों का सिर्फ दोस्त बनकर यहाँ बैठा हूँ, वरना अगर मैं अपनी पत्रकारिता पर आ जाऊँ ना, तो तुम दोनों की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी अच्छी खासी जेब गर्म कर लेता। और मैं अपने पोस्ट की क्या शानदार हेडिंग लिखता, रॉय खानदान के इकलौते बेटे शिवम रॉय का उनके सियासी दुश्मन चौधरी खानदान की इकलौती बेटी निशा चौधरी के साथ तूफानी इश्क, वाह वाह। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते राजीव ने शिवम और निशा को अपना काल्पनिक और एक बहुत ही सुंदर दृश्य सुनाया, जिसे सुनते ही दोनों ने राजीव को उसके कंधे पर एक एक चपत लगाई। राजीव अपनी और शिवम की कोल्ड ड्रिंक तो पहले ही गटक चुका था, अब वो तीसरी यानी कि निशा की कोल्ड ड्रिंक गटकने ही जा रहा था कि तभी निशा ने उसके हाथों से वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल छीन ली। निशा ने शिवम से कहा, देखो शिवा, अपने इस दोस्त को चुप करा दो, वरना आज तो ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। तब शिवम ने कहा, हाँ निशु, मुझे भी इसका फ्यूचर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, या तो ये आज तुम्हारे हाथों से मरेगा या फिर मेरे हाथों से। राजीव ने कहा, हाँ देखा ना, देखा दियाना, एक राजनेता के खून का रंग। अच्छा एक बात बताओ कि तुम लोगों को जनता का खून चूसने के अलावा और आता क्या है। राजीव की इस बात पर निशा और शिवम दोनों उसे घूर घूर कर देखने लगे, तो राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा, मैं मजाक कर रहा था, अब तुम दोनों ज्यादा टेंशन मत लो, तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी। ये कहते हुए राजीव ने निशा की तरफ देखा और कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें, मेरी झूठी बोतल से कोल्ड ड्रिंक पी रही हो।
मैं तुम्हारे लिए एक गैर मर्द हूँ ना, चलो जल्दी से बोतल इधर लाओ। ये कहकर राजीव ने निशा से बोतल वापस ले ली और फिर से कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। वैसे तो राजीव रोज ही दोनों के बीच किसी न किसी परेशानी के बारे में सुनता रहता था, लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही बुरा हुआ था। शिवम और निशा दोनों के पापा एक ही इलाके से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों ही सीट जीतने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच दोनों के पार्टियों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। यहाँ तक कि वो लोग तो एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे थे। वहाँ बहुत बड़ा तमाशा हुआ था और पुलिस भी आ गई थी और फिर तो वो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। उन दिनों में चुनाव नजदीक थे और ऐसे झगड़े तो पत्रकारों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। राजीव भी पत्रकार बन रहा था और साथ ही साथ उसने पत्रकारिता भी की थी, इसलिए राजीव ने भी उस जगह का एक वीडियो बनाया और बहुत मिर्च मसाला डालकर उसे अपने चैनल के मालिक के सामने पेश कर दिया। वीडियो देखने के बाद राजीव के बॉस ने उसकी खूब तारीफ की और उसे 10,000 रुपए का बोनस भी दिया। राजीव ने अपने बोनस को अपने माथे से लगाया और फिर जेब में रख लिया और उसी वक्त शिवम का फोन आया और वो कहने लगा, साले गद्दार, शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ हमारी जान पर बनाई है और तू अपना ही मिर्च मसाला डालकर मेरे पापा के खिलाफ वीडियो बना रहा है। राजीव ने कहा, हाँ तो क्या हुआ, ये तो मेरा काम है यार। अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मेरी भी मजबूरी समझो ना शिवम, यही तो हमारी कमाई के दिन हैं। प्लीज यार, अब तुम इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। पूरा साल तो हम बैठकर मक्खियाँ मारते हैं, लेकिन कोई भी तड़कती भड़कती खबर हाथ नहीं आती और फिर चुनाव के दिन आते ही हमारी चांदी ही चांदी हो जाती है। तब शिवम ने राजीव से कहा, अबे साले, मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि अगर तुम किसी को मेरे घर के आसपास भी दिख गए ना, तो मेरे पापा के आदमी तुझे गोली से उड़ा देंगे। राजीव ने कहा, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं तुम्हारे घर के आसपास आऊंगा ही नहीं। शिवम ने कहा, साले कमीने, तुमने मेरे पापा की तो जमकर खबरें उड़ाई, लेकिन निशा के पापा के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। राजीव ने कहा, अच्छा तो इस बात पर मिर्ची लगी है, अगर तुम कहते हो तो उनकी भी खबरें उड़ा देता हूँ। मेरा क्या, मुझे तो और भी तगड़ा इनाम मिल जाएगा। बस तुम मुझे एक बार हुक्म कर दो, मैं तुम्हारी प्रेमिका के पापा की भी सारी पोल खोल कर रख दूंगा। शिवम ने कहा, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि निशा ने अभी अभी तुम्हारे पापा को अपने पापा की फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई है और तुम्हारा घर उन्हीं के रहमो करम पर चल रहा है। इस बार राजीव की बोलती भी बंद हो गई, क्योंकि ये सच था कि राजीव के पापा निशा के पापा की फैक्ट्री में काम करते थे। और जब उनको ये पता चला कि उनको एक राजनेता की फैक्ट्री में काम मिला है, तब उन्होंने राजीव से साफ शब्दों में कह दिया था, देखो राजीव बेटा, पत्रकारिता तुम्हारा शौक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा शौक पूरा करने से नहीं रोकता, लेकिन एक बात तुम मेरी भी याद रखना कि तुम्हारा शौक कभी भी मेरी नौकरी के आड़े नहीं आना चाहिए। खैर जो भी था, लेकिन फिर अचानक ही राजीव की जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया कि जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई और फिर राजीव एक आम इंसान से खास इंसान बन गया। राजीव एक पत्रकार था जो दूसरों की खबरों में मिर्च मसाला डालने का काम करता था, लेकिन अब वो खुद एक ऐसी खबर की हेडलाइन बन गया था जिसे सुनकर लोग दंग रह गए थे। तो जनाब, दरअसल बात ये थी कि एक दिन निशा रोती हुई यूनिवर्सिटी आई और उसने शिवम से कहा कि उसके पापा उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा रहे हैं और वो भी एक नेता का बेटा है। आगे निशा ने शिवम को बताया कि उनका प्लान यह है कि मेरी शादी के बाद वो दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो जाएगी और फिर वो दोनों मिलकर तुम्हारे पापा की पार्टी को पछाड़ सकें। शिवम और राजीव दोनों ही ये सब सुनकर परेशान हो गए और निशा के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और फिर शिवम और निशा दोनों ने ये फैसला किया कि वो चुपके से किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे और बाद में जब उनके माँ बाप को पता चलेगा, तब तक तो बाजी उनके हाथ से निकल चुकी होगी और फिर वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पंडित जी से लेकर वकील और गवाहों तक की और साथ ही शादी की बाकी सारी तैयारियां भी राजीव को सौंपी गई थी। राजीव ने मन ही मन सोचा, वाह यार, इसे कहते हैं चारों की चारों उंगलियां घी में।
इन दोनों की शादी होगी और इन दोनों की शादी का सबसे पहला वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। इस बार तो मेरे बॉस से मुझे डबल बोनस मिलेगा। हो सकता है कि बॉस इस बार खुश होकर 10,000 के बदले 50,000 या शायद 1,00,000 ही दे दे और फिर तो मैं खूब मजे करूंगा। राजीव ने शिवम से कहा, हाँ ठीक है, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि शादी कब और कहाँ करनी है, मैं सारा इंतजाम देख लूंगा। पंडित जी और वकील से लेकर गवाहों तक की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों की शादी का वीडियो बनाकर हमें तुरंत ही सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देना चाहिए। तब शिवम ने रौबदार आवाज में कहा, राजीव तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिलहाल तो निशा की शादी रोकने के लिए मुझे बस उससे शादी करनी होगी, क्योंकि चुनाव सर पर हैं और अगर चुनाव में ऐसा कोई भी वीडियो वायरल हो गया ना, तो मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे और इस देश को भी बर्बाद कर देंगे। ये सुनते ही राजीव ने अपने दिल पर मुक्का मारा और दिल ही दिल में सोचने लगा, साला ये कैसा दोस्त बना रखा है मैंने, ये तो मुझे कभी भी चैन से 2 पैसे कमाने ही नहीं देगा। शिवम ने कहा, कब कहाँ और कैसे करना है ये सब मैं तुम्हें शाम तक बता दूंगा, तुम सारा इंतजाम करके रखना। और फिर शिवम ने निशा और राजीव दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों टाइम पर पहुंच जाना। हो सकता है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि आजकल मेरे पापा मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। पापा हर जगह मुझे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मौका मिलते ही मैं अपने पापा की आंखों में धूल झोंककर वहां से भागकर यहाँ आ जाऊंगा। आज तो तीनों ने कोई क्लास अटेंड नहीं की, बस कैंटीन में बैठकर शिवम और निशा की शादी का डिस्कशन ही करते रहे और फिर सब अपने अपने घर के हो गए। घर पहुंचते ही राजीव ने अपने पत्रकारिता वाले अंदाज में अपना दिमाग लगाया और अपने एक पत्रकार दोस्त से मिलकर उससे कहा कि तुम्हें चुपके से एक शादी का वीडियो बनाना है और उसी समय सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देना है। राजीव का प्लान ये था कि अगर कोई उससे इस वीडियो के बारे में पूछेगा तब वो बता देगा कि ये सब उसने नहीं किया है। हो सकता है कि शादी में शामिल हुए लोगों में से किसी ने ये शरारत कर दी होगी। राजीव का वो दोस्त अभी अभी पत्रकारिता की फील्ड में आया था और उसे ज्यादा कुछ अनुभव भी नहीं था, लेकिन वो राजीव के लिए फ्री में काम कर रहा था, इसलिए राजीव ने उसे अपने साथ रख लिया था। राजीव के दोस्त ने कहा, लेकिन सर मुझे वहाँ किसकी वीडियो बनानी है। ये सुनते ही राजीव का माथा ठनक गया और उसने अपने गुस्से में ऐसे ही कह दिया, अरे बेवकूफ, वहाँ एक लड़की से मेरी शादी होने जा रही है। मेरे बाप, मैंने जितना तुझे कहा है ना, बस वही करना है। जब तुम मेरे साथ जाओगे ना, तो तुम्हें छुपकर वहाँ हो रही शादी की वीडियो बनानी है और फिर तुरंत ही उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देनी है। राजीव की बात सुनकर उसके दोस्त ने अपना सिर हाँ में हिलाया और शिवम के कहने के मुताबिक 2 दिन बाद राजीव ने शहर से बाहर एक मंदिर में निशा और शिवम दोनों की शादी का इंतजाम कर दिया था। लेकिन शिवम और वकील साहब दोनों साथ में ही आने वाले थे, क्योंकि शिवम ने कहा था कि वो आते वक्त वकील साहब को उनके घर से पिकअप कर लेगा। निशा जब अपने घर से आई तो उसने बहुत ही सादे कपड़े पहने हुए थे। निशा के आते ही राजीव ने उसे मंदिर के पीछे वाले एक छोटे से कमरे में भेज दिया, जहां शिवम ने निशा के लिए शादी का एक बहुत ही भारी लहंगा और कुछ गहने रखे हुए थे, क्योंकि निशा और शिवम दोनों का इरादा सिर्फ शादी का ही नहीं बल्कि सुहागरात मनाने का भी था, ताकि उन दोनों के बाप चाहकर भी कुछ ना कर सकें। थोड़ी देर बाद निशा तैयार होकर बाहर आ चुकी थी और अब राजीव और निशा दोनों शिवम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। आज तो राजीव भी किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा था, और लगता भी कैसे, आखिरकार उसके जिगरी यार की शादी जो थी। लेकिन राजीव नहीं जानता था कि उसका इस तरह से दूल्हे जैसा दिखना उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगा। राजीव और निशा दोनों ही शिवम को कॉल कर रहे थे, लेकिन शिवम का फोन बंद आ रहा था। निशा ने राजीव से कहा, राजीव, शिवम का फोन तो बंद आ रहा है और अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। ये कहते हुए निशा ने राजीव का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, तो राजीव ने निशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कूल डाउन यार, शिवम आ जाएगा। हो सकता है कि कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा या फिर नेटवर्क एरिया में नहीं होगा।
निशा का राजीव का हाथ पकड़ना और राजीव का निशा के कंधे पर हाथ रखना, बस सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई थी। राजीव ने अपने जिस दोस्त को छुपकर शिवम और निशा की शादी के वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए कहा था, उस सरफिरे ने राजीव और निशा की इस पल की फोटोज और वीडियोस लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से तो ये खबर आग की तरह फैल गई थी। राजीव के फोन पर उसके पापा का फोन आना शुरू हो गया, लेकिन राजीव को ऐसा लगा कि शायद उसके पापा ये पूछना चाहते होंगे कि वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा, इसलिए राजीव ने अपने पापा का फोन ही नहीं उठाया। कुछ ही देर में उस मंदिर में पुलिस, मीडिया, निशा के पापा और साथ ही राजीव के पापा भी आ पहुंचे थे। और फिर वहां जो सीन क्रिएट हुए उसे देखकर तो राजीव एक पल के लिए अपनी सांस लेना ही भूल गया था, और वही हाल निशा का भी था। पंडित जी भी घबराकर उठ खड़े हुए जब निशा के पापा ने आकर निशा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि निशा वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी, जबकि राजीव को तो अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। राजीव को यहाँ तक तो बात समझ आ गई थी कि शायद निशा के पापा को कहीं से भनक लग गई होगी, इसलिए वो यहाँ आ पहुँचे थे। लेकिन ये पुलिस और मीडिया यहाँ क्या कर रही थी, ये बात अभी भी राजीव की समझ से बाहर थी। मीडिया वाले और कई सारे लोग लाइव वीडियो बना रहे थे कि चौधरी खानदान की इकलौती बेटी को उन्हीं के फैक्ट्री में काम करने वाले एक मामूली से वर्कर के बेटे से प्यार हो गया है और उसने उससे शादी भी कर ली है। राजीव बेचारा, जो निशा और शिवम की शादी की एक तूफानी खबर छापना चाहता था, इस वक्त वो खुद ही उस खबर का हिस्सा बन गया था, क्योंकि राजीव को नहीं पता था कि उसका वो बेवकूफ दोस्त उसका और निशा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। राजीव ने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। निशा हैरान होकर कभी राजीव की तरफ देखती तो कभी अपने पापा की तरफ देख रही थी। लेकिन पत्रकारों ने अपना लाइव प्रोग्राम शुरू कर दिया और निशा के पापा से सवाल पूछने लगे कि क्या आप अपनी बेटी के प्यार की खातिर उसकी शादी एक गरीब लड़के से कर सकते हैं, और ये सब करके क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आपकी नजरों में अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है और आप एक गरीब लड़के को अपना दामाद बना सकते हैं। अगर चुनाव सर पर नहीं होते तो शायद निशा के पापा इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लेते, लेकिन समय की नजाकत और इलेक्शन में अपना फायदा उठाने के लिए निशा के पापा भी चुप खड़े थे। निशा के पापा ने निशा से पूछा कि क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो और क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। तब राजीव ने कहा, अरे नहीं, ये मुझसे प्यार नहीं करती, ये तो शिवम से। इससे पहले कि राजीव आगे और कुछ कहता, निशा ने कहा, हाँ पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करना चाहती हूँ। निशा के पापा को तो इस वक्त सिर्फ वोट की चिंता थी, इसलिए उन्होंने निशा की शादी राजीव से करवा दी और निशा की विदाई भी हो गई। राजीव तो ये सोचकर हैरान था कि निशा ये सब क्या कर रही है और क्यों कर रही है। शादी के दौरान भी राजीव निशा को गुस्से से घूर रहा था और उसे कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन निशा ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। निशा की मांग में सिंदूर भरते समय और गले में मंगलसूत्र पहनाते वक्त जब राजीव निशा के करीब आया तो उसने चुपके से निशा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, निशा अभी भी समय है, सबको सच सच बता दो, नहीं तो तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। लेकिन निशा ने कहा, राजीव प्लीज इस वक्त तुम चुप रहो और जो हो रहा है वो होने दो, इस बारे में हम बाद में सोच लेंगे। खैर अब तो राजीव और निशा की शादी हो चुकी थी, इसीलिए मजबूर होकर राजीव निशा को अपने घर ले आया और राजीव के घर में कदम रखते ही राजीव के पापा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अभी तो राजीव अपना एक गाल सहला ही रहा था कि उसके दूसरे गाल पर पड़े थप्पड़ ने अपनी उंगलियों के निशान ऐसे छोड़ दिए थे कि राजीव के कानों में सीटियां बजने लगी थी। राजीव के पापा ने कहा, हमारी इज्जत को यूं सबके सामने उछालते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या? तुम्हें क्या लगता है कि इस लड़की का बाप मेरे जैसे नौकर के बेटे को अपना दामाद स्वीकार कर लेगा क्या? तुम नहीं जानते हो कि चुनाव खत्म होते ही तुम्हारा और मेरा क्या हाल होने वाला है। राजीव बेचारा तो बिना वजह चुपचाप अपने पापा की मार खाता रहा,
तो वहीं दूसरी ओर ये सब देखकर निशा रोए जा रही थी। राजीव ने अपने पापा से पूछा, लेकिन आप लोगों को किसने बताया कि मैं इस लड़की के साथ मंदिर में शादी कर रहा हूँ? तब राजीव के पापा ने राजीव को अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया और उस वीडियो को देखने के बाद राजीव को सब समझ आ गया कि उसके कमीने दोस्त ने ही सब गड़बड़ कर दी है। खैर, पूरे घर में चिंता का माहौल था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी राजीव की मां निशा को राजीव के कमरे में छोड़कर बाहर आ गईं। राजीव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि राजीव निशा से प्यार नहीं करता था और न ही निशा राजीव से प्यार करती थी। तो फिर राजीव निशा के साथ कैसे रह सकता था, ये जानते हुए भी कि निशा किसी और से प्यार करती है। अब राजीव शिवम के बारे में पता करना चाहता था कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया, कि उसकी कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। राजीव ने शिवम को खोजने और उससे संपर्क करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन शिवम उसे कहीं नहीं मिला और फिर थक हार कर राजीव अपने घर वापस लौट आया। राजीव जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि निशा अभी भी रो रही थी, क्योंकि शिवम का फोन अभी भी बंद आ रहा था। अपने ऊपर हुई थप्पड़ों की बारिश को भुलाकर राजीव निशा का मूड ठीक करने के लिए जानबूझकर उसके साथ शरारत भरी बातें करने लगा था। और फिर राजीव ने निशा को बेड पर सोने के लिए कहा और खुद जमीन पर चादर बिछाकर लेट गया, क्योंकि कमरे में सिर्फ एक ही बेड था और सोफा तो था ही नहीं, इसलिए राजीव को फर्श पर सोना पड़ा। राजीव को सोए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसे ऐसा लगा कि उसके पैर पर कुछ रेंग रहा है। राजीव जल्दी से उठकर बैठ गया और उसने पास में रखे मोबाइल को उठाकर उसकी टॉर्च लाइट जला दी। और फिर राजीव ने जल्दी से अपना पैर झटक दिया, क्योंकि राजीव के पैर पर एक बड़ा और मोटा सा कांखजुरा रेंग रहा था। राजीव अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट की रोशनी में उस कांखजुरे को ढूंढने लगा, ताकि वो उसे मारकर कुछ देर चैन की नींद सो सके। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी राजीव उस कांखजुरे को नहीं ढूंढ पाया और फिर उसकी दोबारा जमीन पर सोने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि राजीव ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर कांखजुरा किसी के कान में घुस जाए तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। इसी डर से राजीव ने अपना तकिया और चादर उठाया और निशा से थोड़ी दूरी पर अपना तकिया रखकर लेट गया और फिर सेफ्टी के लिए अपने और निशा के बीच तकियों की एक दीवार भी बना दी। कुछ ही देर में राजीव की आंख लग गई और फिर सुबह किसी नर्म एहसास की वजह से उसकी नींद खुल गई। राजीव ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि निशा उसके बहुत ही करीब थी और राजीव का एक हाथ निशा के सीने पर था और पैर निशा के पैरों पर थे। निशा को अपने इतने करीब पाकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उसने झट से निशा से अपने हाथ पैर हटाए और निशा को जगाते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? निशा भी अचानक से उठकर बैठ गई और फिर उसने राजीव पर गुस्सा करते हुए कहा, बेवकूफ इंसान, ठीक से देखो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आई हूँ, तुम मेरे करीब आए हो। तुम तो नीचे जमीन पर सोए थे ना, तो फिर तुम बेड पर कैसे आ गए? तब राजीव ने शर्मिंदा होते हुए कहा कि नीचे कांखजुरा था, इसीलिए रात को मैं बेड पर आ गया था, लेकिन बेड पर जगह कम थी, इसीलिए मैंने बीच में तकिए रख दिए थे, लेकिन पता नहीं तकिए कैसे और कब हट गए और हम इतने करीब आ गए। इतना कहकर राजीव शर्म से सिर झुकाकर फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होने के बाद वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गया। जब राजीव अपने कमरे से बाहर आया तो उसके पापा उसे गुस्से से देख रहे थे और उसकी माँ भी बहुत परेशान दिख रही थी। राजीव चुपचाप अपने पापा के पास आकर खड़ा हो गया तो उन्होंने राजीव को इतनी जोर से धक्का देकर पीछे किया कि राजीव गिरते गिरते बच गया। राजीव के पापा कहने लगे, इस लड़की के बाप का सुबह सुबह में फोन आया था और वो इस वक्त हमारे घर आ रहा है। नालायक, तूने जो कुछ भी किया है ना, इलेक्शन के बाद हम सबके सब मारे जाएंगे, और अगर तू इसके बाप के हाथों से बच भी गया ना, तो मेरे हाथों से तो जरूर मारा जाएगा। अरे कम अक्कल लड़के, तुझे सिर्फ यही लड़की मिली थी प्यार करने के लिए, कम से कम प्यार करने से पहले अपनी हैसियत तो देख लेते। अब बेचारा राजीव अपने बाप से क्या कहता कि ये लड़की उसका प्यार नहीं बल्कि एक मुसीबत है जो अचानक ही उसके गले में पड़ गई है।
कुछ देर बाद ही निशा के पापा की गाड़ी उनके गार्ड्स की गाड़ियों समेत राजीव के घर के सामने खड़ी थी। निशा के पापा राजीव के घर में आते उससे पहले ही राजीव और उसके पापा में फिर से एक नई बहस शुरू हो गई थी। राजीव के पापा ने राजीव को पीछे धकेलते हुए कहा, तुम्हें आगे आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने बेटे से नाराज होकर उसे चाहे कितना ही मारूं या पीटूं, लेकिन मेरे सामने मेरे बेटे को कोई और हाथ भी लगाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तब राजीव ने कहा, पापा गलती मेरी है तो उनका सामना भी मैं ही करूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से आपको हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे एक और बड़ी गलती हो जाएगी, और वो ये कि मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तो ये दोनों बाप बेटे आपस में लड़ रहे थे कि तभी निशा के पापा उनके घर में दाखिल हुए और उन्होंने आते ही राजीव के पापा को अपने गले से लगा लिया। निशा के पापा ने राजीव के पापा से कहा, देखिए हमारे बच्चों की शादी तो हो चुकी है, लेकिन अब मैं अपनी बेटी का रिसेप्शन शानदार तरीके से करना चाहता हूँ, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि मैंने अमीर और गरीब का फर्क हमेशा के लिए मिटा दिया है। ये सब सुनकर निशा परेशान हो गई और राजीव भी वहीं खड़ा हैरान होकर निशा के पापा का मुंह देखता रहा, क्योंकि राजीव ने तो सोचा था कि निशा के पापा आकर शायद उसे और उसके परिवार को कोई धमकी देंगे, लेकिन यहाँ तो सारा पासा ही पलट चुका था। दरअसल हुआ ये था कि निशा और राजीव की शादी का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसे देखने के बाद लोग निशा के पापा की बहुत तारीफ करने लगे थे और सारे वोटर्स भी निशा के पापा की तरफ आने लगे थे। निशा अभी भी हैरानी से अपने पापा को देख रही थी कि तभी उसके पापा उसके पास आए और उसे अपने गले से लगाते हुए कहने लगे, वाह मेरी बच्ची वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई में एक राजनेता की बेटी हो। क्या मौके पर चौका मारा है तुमने, एक गरीब से प्यार करके उसी से शादी करना, और वो भी चुनावों के दौरान। सच में बेटी तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम नहीं जानती हो बेटा कि तुम्हारे इस फैसले से ना जाने कितनी राजनीतिक पार्टियां मेरी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। और फिर निशा के पापा ने राजीव के पापा से कहा कि मैं इन दोनों बच्चों को अपने बंगले पर लेकर जा रहा हूँ और आप लोग भी वक्त पर रिसेप्शन में आ जाना, मेरी गाड़ी आप लोगों को लेने आ जाएगी। इतना कहकर निशा के पापा राजीव और निशा दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने बंगले पर ले गए, लेकिन वहां पहुंचकर राजीव तो उस बंगले को देखता ही रह गया था, क्योंकि वो बंगला बहुत ही खूबसूरत था और उसके एक कमरे जितना बड़ा तो राजीव का घर भी नहीं था। इतना बड़ा कमरा और उस कमरे में बिछा हुआ मुलायम बिस्तर, उस पर लेटते ही राजीव ने कहा, वाह निशा तुम्हारे तो बड़े ठाठ हैं यार, अमीर होना भी किस्मत की बात है, लेकिन भाई हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। ये सुनते ही निशा राजीव के पास आकर बैठ गई और कहने लगी, राजीव तुम्हें इस वक्त ये सब ऐशो आराम नजर आ रहा है, लेकिन मैं तो अभी भी ये सोचकर परेशान हूँ कि पता नहीं आगे क्या होगा। इससे पहले कि राजीव निशा को कोई जवाब देता, राजीव के फोन की रिंग बजने लगी और जब राजीव ने फोन उठाया तो सामने शिवम था और राजीव फोन लेकर बालकनी में चला गया। शिवम ने राजीव से कहा, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई निशा से शादी करने की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी नियत निशा पर पहले से ही खराब थी। राजीव ने कहा, शिवम तुम तो चुप ही रहो, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम वक्त पर मंदिर पहुंच जाते ना, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी निशा से शादी करने का। एक तो तुम वक्त पर नहीं पहुंचे और ऊपर से निशा का बाप पता नहीं कहां से आ टपका और फिर यह सारा ड्रामा क्रिएट हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हमारी शादी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई है। मुझे तुम्हारी निशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त निशा सिर्फ तुम्हारी अमानत के तौर पर मेरे साथ रह रही है और मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम निशा से बहुत प्यार करते हो और मैं इतना बेशर्म भी नहीं हूँ कि अपने ही दोस्त के प्यार पर डाका डालूं। उल्टा मैंने तो तुम दोनों की शादी का पूरा इंतजाम कर रखा था, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में जब निशा को कुछ नहीं सुझा तो उसने मुझे बलि का बकरा बना दिया। राजीव की बातें सुनकर शिवम ने तुरंत ही फोन बंद कर दिया और फिर जैसे ही राजीव कमरे में जाने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा कि निशा उसके पीछे खड़ी थी।
निशा ने राजीव से कहा, कौन था फोन पर? शिवम का फोन था क्या? तब राजीव ने हाँ में सिर हिलाया। तो निशा ने कहा, क्या कह रहा था वो, और तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करवाई? राजीव ने कहा, कोई फायदा नहीं था, तुम्हारी बात करवाता तो शायद तुम्हारा दिल भी टूट जाता। निशा ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या कह दिया शिवम ने तुमसे? तब राजीव ने कहा, शिवम का कहना है कि मेरी तुम पर पहले से ही नियत खराब थी और मैंने जानबूझकर तुमसे शादी की है। अब तुम ही बताओ निशा कि मैंने तुमसे जानबूझकर शादी की है क्या? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। उल्टा मैं तो तुम दोनों की शादी करवाकर एक अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन अब वो वक्त पर नहीं पहुंचा, और फिर जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा क्या कसूर था? ये सुनते ही निशा भी परेशान हो गई और वो तुरंत ही बात बदलते हुए कहने लगी, राजीव, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करवाती हूँ। राजीव के नसीब में तो आज शाही खाना लिखा था, जिसे खाने के बाद वो रात के फंक्शन की तैयारियों में जुट गया। निशा को पार्लर भेज दिया गया और राजीव को भी शहर के सबसे बड़े और फेमस सैलून में तैयार करवाया गया। तकरीबन 2 लाख का सूट पहनकर राजीव अपनी रिसेप्शन पार्टी के लिए तैयार हो गया और शहर के बड़े बड़े पत्रकार आज उसे कवर करने के लिए वहां मौजूद थे। जैसे ही राजीव रिसेप्शन पार्टी के होटल में पहुंचा तो देखा कि आज तो निशा भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजीव ने बस एक नजर निशा पर डाली और फिर वो निशा से नजरें हटाना ही भूल गया था। फिर बड़ी मुश्किल से राजीव ने निशा से नजर हटाई, क्योंकि आज निशा राजीव की होकर भी उसकी नहीं थी। राजीव ने आज से पहले कभी निशा को इस नजर से देखा ही नहीं था, क्योंकि एक तो वो उसके दोस्त का प्यार थी और दूसरा ये कि निशा यूनिवर्सिटी में बहुत सिंपल आती थी। राजीव ने निशा को कभी भी इतना तैयार नहीं देखा था। शादी के वक्त भी निशा ने खुद ही हल्का हल्का सा मेकअप ही किया था और तब भी राजीव ने निशा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज तो निशा को देखकर राजीव को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अंबर से परी उतर आई हो। जब भी राजीव निशा से अपनी नजरें हटाता तो उसका दिल बार बार निशा को देखने के लिए मचलने लगता था, और जब राजीव फिर से नजर उठाकर निशा को देखता तो उसे अपने दोस्त का प्यार याद आ जाता और वो फिर से अपनी नजरें नीचे कर लेता। राजीव निशा का हाथ थामे स्टेज की तरफ जा रहा था और इस दौरान पूरे होटल की लाइटें बंद थी। बस एक फोकस लाइट थी जो निशा और राजीव दोनों को कवर कर रही थी। सामने बहुत सारे कैमरे भी थे। कुछ कैमरे पत्रकार के थे तो कुछ कैमरे कैमरामैन के थे। निशा और राजीव दोनों अभी तो स्टेज पर पहुंचे ही थे कि निशा के पापा ने राजीव से गले मिलते हुए उसके कान के पास आकर कहा, जैसे जैसे ये कैमरामैन कहेंगे तुम्हें बिल्कुल वैसे ही तस्वीरें खींचवानी हैं, समझे ना। एक तो राजीव ने पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने दिल को कंट्रोल किया था, क्योंकि आखिर वो भी तो एक इंसान ही था। ऊपर से एक खूबसूरत लड़की राजीव का हाथ पकड़कर उसके साथ चल रही थी और वो उसकी पत्नी भी थी। आज तो निशा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अगर वो राजीव की पत्नी ना भी होती ना तो भी राजीव के लिए निशा से अपनी नजरें हटाना मुश्किल था। और अब ये फोटो सेशन जो राजीव के लिए किसी यूपीएससी की एग्जाम से कम मुश्किल नहीं था। राजीव जानता था कि इन अमीर लोगों के फोटो सेशन कैसे होते हैं, क्योंकि राजीव ने कई लोगों की शादियों में बतौर पत्रकार कई फोटो सेशन दिए थे। लेकिन आज तो राजीव का दिल पता नहीं क्यों इतना बेचैन हो रहा था। राजीव ने ना तो पहले कभी ऐसा सोचा था और ना ही उसका दिल कभी इतना बेचैन हुआ था। राजीव खुद भी अपनी इस हालत को समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है, या फिर यूं कहें कि वो अपने दिल को काबू ही नहीं कर पा रहा था। निशा भी बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि सामने खड़ा कैमरामैन उसे राजीव के दोनों कंधों पर हाथ रखने को कह रहा था। निशा ने घबराते हुए राजीव के कंधे पर हाथ रख दिया और तब निशा राजीव के बहुत ही करीब थी। तभी कैमरामैन ने कहा, राजीव सर प्लीज अपने हाथ मैडम की कमर पर रखिए। ये सुनते ही राजीव के हाथ थर थर कांपने लगे थे, क्योंकि राजीव के लिए ये कोई आसान काम नहीं था। राजीव ने तो आज तक कभी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत खुले विचारों वाला इंसान था। जो भी था, लेकिन राजीव एक बहुत ही साफ दिल और शरीफ इंसान था जिसने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
वैसे देखा जाए तो राजीव ने आज तक कभी किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की थी और न ही उसका किसी लड़की से कोई अफेयर था। बल्कि राजीव की जिंदगी में तो कोई लड़की थी ही नहीं, क्योंकि राजीव को तो सिर्फ दो ही चीजों से प्यार था, एक खाने पीने से और दूसरा अपनी पत्रकारिता से। कुछ देर बाद भी राजीव की हिम्मत नहीं हुई कि वो निशा की कमर पर हाथ रखे। तब कैमरामैन ने फिर से कहा, सर प्लीज अपना हाथ अपनी पत्नी की कमर पर रखें। एक तरफ निशा के पापा राजीव को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, तो दूसरी तरफ निशा कहने लगी, खबरदार अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। राजीव ने कहा, तो मार दो, रोज रोज के मरने से तो अच्छा है एक बार में ही मर जाना। राजीव ने निशा से कहा, अब मैं तुम्हारे पापा की बात मानूं या तुम्हारी बात मानूं? और फिर राजीव ने अपना दिल मजबूत किया और निशा की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया। अब निशा का चेहरा राजीव के चेहरे के बिल्कुल करीब था, लेकिन राजीव में हिम्मत नहीं थी कि वो निशा की आंखों में देख सके, क्योंकि अगर राजीव निशा की आंखों में देख लेता तो वो अपना दिल हार जाता, और राजीव अपना दिल हारना नहीं चाहता था, क्योंकि निशा राजीव से प्यार नहीं करती थी। वो एक अमीर बाप की बेटी थी और वो शिवम से प्यार करती थी। लेकिन सामने खड़ा कैमरामैन और राजीव की किस्मत, दोनों ही आज राजीव की कठिन परीक्षा ले रहे थे। कैमरामैन ने कहा, राजीव सर प्लीज आप मैडम की आंखों में देखिए। तो राजीव ने बड़ी मुश्किल से अपने दिल पर कंट्रोल किया और निशा की आंखों में देखा, जहां राजीव के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। लेकिन बेचारा राजीव भी क्या कर सकता था, राजीव को तो वही करना पड़ रहा था जो कैमरामैन उसे करने के लिए कह रहा था। राजीव का दिल तो अब अजीब लय में धड़कने लगा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अब एक तस्वीर ऐसे खींचवानी थी जिसमें राजीव को निशा के माथे पर अपने होंठ रखने थे, और ये सुनकर राजीव की तो जैसे जान ही निकल रही थी। राजीव के हाथ सच में कांपने लगे थे, क्योंकि राजीव ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन सामने खड़ा कैमरामैन राजीव को 3 बार ये करने के लिए कह चुका था। बेचारी निशा भी बेबस खड़ी थी और राजीव को निशा की हालत पर भी तरस आ रहा था, क्योंकि राजीव जानता था कि निशा के लिए एक ऐसे इंसान के साथ ये सब करना कितना मुश्किल होगा जिसे वो पसंद ही नहीं करती। राजीव निशा की हालत समझ सकता था, इसलिए उसने कैमरामैन से कहा, देखो मैं ये सब नहीं कर सकता और मैं ऐसी तस्वीरें नहीं बनवा सकता, इसलिए मैं ये तो हरगिज नहीं करूँगा। राजीव की ये बात सुनते ही निशा धन्यवाद नजरों से राजीव को देखने लगी, मानो वो राजीव की नजरों से ही प्रभावित हो गई हो। कुछ देर बाद पत्रकार राजीव से पूछने लगे कि आप दोनों की प्रेम कहानी कैसे और कब शुरू हुई, तो राजीव ने भी ऐसे ही कुछ भी सुना दिया, क्योंकि राजीव एक पत्रकार था और वैसे भी पत्रकार तो कहानी बनाने में माहिर होते हैं। राजीव के लिए यह कोई कठिन काम नहीं था, इसलिए राजीव ने कोई भी झूठी कहानी सुनाकर सब कुछ संभाल लिया। रात को जब राजीव और निशा कमरे में आए तो राजीव का दिल निशा के लिए पूरी तरह से बदल चुका था। निशा कमरे में आते ही बड़े गुस्से से बेड पर बैठ गए और जब राजीव ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई तो निशा कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ भी लगाने की? राजीव ने कहा, ये सवाल तो तुम जाकर अपने बाप से पूछो, मेरा दिमाग खराब मत करो, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। ये कहते हुए राजीव चोर नजरों से निशा को देख रहा था, जो गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसी वक्त निशा के मोबाइल पर शिवम की कॉल आने लगी और शिवम का नाम देखते ही निशा ने जल्दी से फोन उठा लिया। शिवम निशा पर चिल्ला रहा था और वो इतना गुस्से में था कि राजीव भी उसकी आवाज आसानी से सुन सकता था। शिवम ने निशा पर चिल्लाते हुए कहा, मैं सोशल मीडिया पर तुम्हारी तस्वीर देख चुका हूँ और तुम सोच भी नहीं सकती निशा कि मेरे अंदर कितनी आग लग गई है। निशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? शिवम की बातें सुनकर निशा टप टप आंसू बहाने लगी और कहने लगी, शिवम तो फिर मैं क्या करती? गलती तो तुम्हारी भी है ना, तुम वक्त पर क्यों नहीं पहुँचे? अगर तुम वक्त पर पहुँच जाते तो ये सब होता ही नहीं। शिवम कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम राजीव से दूर रहो,
क्योंकि तुम नहीं जानती कि इस वक्त मैं किस आग में जल रहा हूँ। निशा ने कहा, देखो शिवा, राजीव भी ऐसा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन मेरा बाप सर पर खड़ा था और कैमरामैन का तो तुम्हें पता ही है कि वो तो ऐसी तस्वीरें खींचवाते ही हैं। इसमें ना तो मेरा कसूर है और ना ही उस बेचारे राजीव का, और वैसे भी मुझे राजीव से कोई खतरा नहीं है। एक तरफ निशा शिवम को तसल्लियां दे रही थी, तो दूसरी तरफ राजीव का दिल तो निशा के लिए पूरी तरह से बेईमान हो चुका था। अचानक से राजीव की नजर निशा पर पड़ी और उसके दिल ने शोर मचाया कि निशा के साथ तेरी शादी हुई है और अब वो तेरी पत्नी है। राजीव अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे निशा से सच्चा प्यार हो गया है या ये सिर्फ कोई ख्याली जज्बात थे जो उसे निशा की तरफ खींच रहे थे। निशा बार बार शिवम को समझा रही थी कि राजीव ऐसा नहीं है और वो तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। और उसी वक्त राजीव के दिल से आवाज निकल रही थी, भाई मैं राजीव हूँ, कोई फरिश्ता थोड़ी न हूँ जो तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब राजीव की नीयत सच में बदलने लगी थी, क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि निशा उससे दूर जाए या उसे निशा को शिवम को सौंप देना पड़े। निशा राजीव की किस्मत में लिखी जा चुकी थी और उसके बाप को भी दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया के सामने इस रिश्ते को कबूल कर चुका था। कुछ देर बाद निशा ने फोन बंद कर दिया और वो बहुत परेशान दिख रही थी और वो राजीव से कहने लगी, राजीव अब क्या होगा? राजीव ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, जो होना होगा वो हो जाएगा। ये कहते हुए राजीव ने अपना कोट उतारकर एक तरफ रख दिया। निशा कुछ देर तक मूर्ति की तरह बैठी कुछ सोचती रही और राजीव निशा की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। निशा ने भी राजीव की आंखों की बेताबी को पढ़ लिया था और वो राजीव की दीवानगी को भांप कर थोड़ा सा घबरा गई और फिर जल्दी से उठकर अलमारी की तरफ चली गई। राजीव निशा से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन उसे ये डर भी लगता था कि अगर निशा ने उसके प्यार को गलत समझ लिया तो शायद निशा के साथ उसकी दोस्ती भी टूट जाएगी। लेकिन राजीव किसी भी कीमत पर निशा से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने फिलहाल चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब तो निशा के पापा राजीव को भी अपने साथ ले जाते और सबको यही दिखाते थे कि उन्होंने राजीव को दिल से दामाद स्वीकार कर लिया है और राजीव को उनके घर में वही प्यार और सम्मान मिलता है जो एक दामाद को मिलना चाहिए। निशा के पापा ने उनके ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी भी अब राजीव को सौंप दी, क्योंकि उनके पीछे उनकी कुर्सी संभालने के लिए उनका अपना कोई बेटा नहीं था, सिर्फ इकलौती बेटी निशा ही थी। राजीव भी राजनीति के दांव पेंच से काफी परिचित था, इसलिए वो निशा के पापा को ऐसे ऐसे मिर्च मसाले लगाकर भाषण लिखकर देता था जिसे पढ़कर निशा के पापा लोगों के वोट अपने हिस्से में ले रहे थे। अब निशा के पापा की नजरों में राजीव की अहमियत काफी बढ़ने लगी थी और वो राजीव से इतने खुश थे कि हर रोज खाने की टेबल पर राजनीतिक कार्य पर राजीव से ही सलाह मशवरा लेते थे। वो राजीव को इतना सम्मान देते थे कि राजनीतिक मामलों में भी अब राजीव की बातों को ही सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। और बदले में राजीव रात रात भर जागकर निशा के पापा के लिए भाषण लिखता था। एक दिन जब निशा ने राजीव को रात में राइटिंग टेबल पर बैठे देखा तो वो उठकर राजीव के पास आ गई और कहने लगी, तुम बदल गए हो राजीव, तुम्हारे अंदर अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं रहा। राजीव ने कहा, तुम हो ना उससे प्यार करने के लिए, क्या ये काफी नहीं है? आज पहली बार राजीव ने निशा से रूखे अंदाज में बात की थी, क्योंकि निशा रोज रात को 1 घंटा शिवम से बात करती थी। निशा पहले भी शिवम से घंटों घंटों बातें किया करती थी और तब राजीव को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब निशा और शिवम की बातें सुनकर राजीव के अंदर एक आग सी लग जाती थी, क्योंकि अब राजीव निशा से बेहद प्यार करने लगा था और उसका दिल कहता था कि अब निशा की उन बातों पर सिर्फ और सिर्फ राजीव का हक है जो वो शिवम से किया करती थी। और राजीव अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए निशा के पापा को शिवम के बाप के खिलाफ ऐसा भाषण लिखकर देता जिससे कि शिवम के बाप की धज्जियां उड़ जाती थी और वो निशा के पापा से बुरी तरह से हार जाते थे। अब धीरे धीरे राजीव निशा के पापा का उत्तराधिकारी बनता जा रहा था और यही बात शिवम को खलने लगी थी और उसे राजीव की सफलता से जलन होने लगी थी। इसलिए अब शिवम भी निशा पर राजीव से तलाक लेने का दबाव बनाने लगा
ताकि वो निशा से शादी करके राजीव से बदला ले सके। क्योंकि निशा की रोज की बातों से शिवम इतना तो जान गया था कि अब राजीव भी निशा से प्यार करने लगा है और अब शिवम निशा को अपना बनाकर राजीव के प्यार को हराना चाहता था। जब निशा ने राजीव से तलाक की बात की तो वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन फिर राजीव ने अपने दिल को समझाया कि निशा तो पहले से ही शिवम से प्यार करती थी और ये जानते हुए भी मैंने उससे प्यार किया, उसमें शिवम और निशा की कोई गलती नहीं है। अब शायद वक्त आ गया है कि मुझे इन दोनों की जिंदगी से कहीं दूर चले जाना चाहिए। यही सब सोचते हुए राजीव ने निशा के पापा का घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने घर वापस लौट आया। लेकिन जब तक निशा और राजीव का तलाक नहीं हुआ था, निशा भी राजीव के साथ उसके घर आ गई थी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके पापा की दुनिया भर में बदनामी हो जाती। और इतने दिनों से राजीव और निशा की शादी से जो लोग निशा के पापा के साथ खड़े हो गए थे, सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। और फिर वो दिन भी आ गया जब राजीव और निशा तलाक लेने कोर्ट जा रहे थे। उस दिन निशा बहुत खुश थी, लेकिन राजीव का दिल अंदर से रो रहा था, क्योंकि आज निशा हमेशा हमेशा के लिए राजीव से दूर जा रही थी। राजीव के दिल में एक ख्वाहिश उठी, काश की निशा इस रिश्ते को ना तोड़े और कह दे कि वो भी राजीव के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन निशा की खामोशी ने राजीव के दिल में मायूसी भर दी थी। राजीव और निशा गाड़ी से उतरकर कोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक किसी ने निशा पर गोली चला दी, जिसे राजीव ने अपने ऊपर ले ली। ये तो भगवान का शुक्र था कि गोली राजीव की बाजू पर लगी और उसकी जान बच गई। लेकिन राजीव काफी जख्मी हो चुका था और उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हुआ, मगर गनीमत ये थी कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। उस दिन राजीव ने पहली बार निशा को अपने लिए रोते देखा और शिवम के बाप को बुरा भला कहते सुना। निशा ने राजीव से कहा, इस गोली पर तो मेरा नाम लिखा था, तो तुम बीच में क्यों आ गए? तब राजीव ने कहा, अगर मैं बीच में नहीं आता तो तुम्हारी और शिवम की शादी कैसे हो पाती, और फिर तुम्हें कुछ हो जाता तो खामखा दो दिल टूट जाते। राजीव के आखिरी शब्दों पर निशा ने राजीव की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो राजीव ने निशा से अपनी नजरें चुरा ली। निशा जान गई थी कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि शिवम के बाप ने करवाया था, क्योंकि निशा के पापा से इतनी बेइज्जती मिलने के बाद वो किसी भी कीमत पर निशा और शिवम की शादी नहीं होने देना चाहते थे। कुछ दिनों बाद राजीव को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे पूरे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। घर आने के बाद राजीव का पूरा ख्याल निशा ही रखती थी। राजीव के खाने पीने से लेकर उसके जख्म पर पट्टी करना, यहाँ तक कि राजीव का नहाना धोना और कपड़े बदलना सब कुछ निशा अपने हाथों से ही करती थी, क्योंकि निशा दुनिया की नजरों में अभी भी राजीव की पत्नी थी और वो ये सब अपना फर्ज समझकर करती थी। तो वहीं दूसरी ओर राजीव के मन में तो खुशी के गुब्बारे फूट रहे थे, ये सोचकर कि चलो अच्छा ही हुआ, एक गोली खाने के बदले में उसे कुछ और वक्त निशा के साथ गुजारने का मौका मिल जाएगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और कब 1 महीना बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन शिवम तलाक के पेपर्स तैयार करके राजीव के घर आ गया और राजीव ने पेपर्स साइन करके निशा के हाथों में सौंप दिए। जब निशा ने उन पेपर्स पर नजर डाली और फिर उसने राजीव की आंखों में देखा तो राजीव की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों तक आ पहुँचे थे और उन्हीं आंसुओं की एक बूंद ने तलाक पेपर्स पर राजीव की हुई साइन को मिटा दिया था। राजीव ने फौरन निशा से अपनी नजरें चुरा ली, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि निशा पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन राजीव ये नहीं जानता था कि पिछले 1 महीने में राजीव की देखभाल करते करते अब निशा का दिल भी अलग लय में धड़कने लगा था। तलाक के पेपर्स पर साइन करने से पहले निशा ने शिवम से कहा, शिवा, राजीव से तलाक लेने से पहले मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। आज जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो सुनने के बाद भी अगर तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं इस तलाक के पेपर पर साइन कर दूंगी। निशा की ये बात सुनते ही राजीव और शिवम दोनों हैरानी से निशा की ओर देखने लगे। निशा की नजरें झुकी हुई थी और उसने शिवम से कहा, शिवा, तुम हर वक्त फोन पर मुझसे पूछते थे ना कि कहीं राजीव और मैं एक दूसरे के करीब तो नहीं आए हैं,
या फिर कहीं हमने पति पत्नी का रिश्ता तो शुरू नहीं किया है ना। तो शिवा, आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि राजीव ने मुझे सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार छुआ है। शादी की पहली रात ही राजीव मेरे इतने करीब सोया था कि उसके हाथ मेरे ऊपर थे और उस रात वो मुझे अपनी बाहों में लेकर सोया था। लेकिन ये बात भी सच है कि हमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक इत्तेफाक से हुआ था। हाँ शिवा, ये सच है कि हम दोनों एक साथ सोए जरूर थे, लेकिन हमने अपनी हदें पार नहीं की थी। इसके बाद भी रिसेप्शन पार्टी में, फोटो सेशन में भी हम एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन वो सब राजीव को पापा के कहने पर करना पड़ रहा था। वरना राजीव ने तो हर कदम पर एक अच्छा दोस्त बनकर ही मेरा ख्याल रखा है, लेकिन अब दोस्ती निभाने की बारी मेरी थी। जब तुम्हारे पापा ने मुझ पर गोली चलवाई तो वो गोली राजीव ने खुद पर ले ली और तब वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। डॉक्टर ने राजीव को पूरे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। तब मैं ही राजीव का सहारा बनी थी और तब मैंने राजीव के वो सारे काम किए थे जो सिर्फ एक पत्नी ही अपने पति की सेवा में कर सकती है। राजीव ने एक अच्छा दोस्त बनकर मेरा साथ दिया और मैंने भी अपना फर्ज समझकर उसकी सेवा की। ये सब जानते हुए भी अगर तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं ये तलाक के पेपर साइन कर दूंगी। निशा की बातें सुनकर शिवम दंग रह गया और फिर कहने लगा, निशु, तुमने तो मुझसे कहा था कि राजीव ने तुम्हें एक बार भी नहीं छुआ और अब तुम कह रही हो कि वो तुम्हारे करीब आया था, बल्कि तुम्हारे बहुत करीब आया था। अब जब तुम खुद ही ये कह रही हो कि तुम दोनों कई बार एक दूसरे के करीब आए हो, तो फिर मैं ये कैसे मान लूं कि आगे कुछ भी नहीं हुआ होगा। तुम दोनों जवान हो और तुम दोनों में भी भावनाएं उमड़ रही होंगी और फिर क्या पता कि शायद कोई ऐसा नाजुक पल आया हो जब तुम दोनों बहक गए होंगे। निशु, अब जब तक मैं तुम्हारा मेडिकल चेकअप नहीं करवा लेता मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। शिवम की बातें सुनकर राजीव और निशा दोनों चौंक गए और फिर निशा राजीव की तरफ मुड़ी और कहने लगी, राजीव, तुम तो मेरे और शिवम के बारे में सब कुछ जानते ही हो। तुमने हमेशा हमें एक साथ देखा है और तुम्हें ये भी पता है कि शिवम और मैं अकेले में मिला करते थे। लेकिन एक बात मैं तुम्हें भी क्लियर कर देती हूँ कि जब मैं और शिवम अकेले में मिलते थे तो हम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते थे। और कई बार तो जब मैं टेंशन में होती थी तो शिवम के कंधे पर अपना सिर टिका देती थी और तब मुझे थोड़ा सुकून मिल जाता था। लेकिन इससे आगे मैंने शिवम के साथ भी कभी अपनी हदें पार नहीं की है। तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ राजीव कि ये सब जानने के बाद भी क्या तुम मुझे बिना किसी शक और बिना किसी चेकअप के अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो? ये कहते हुए निशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसकी बातों से राजीव का दिल तो बाग बाग हो गया था। राजीव ने निशा के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, निशा, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। जब से तुम मेरी पत्नी बनी हो मैंने तुम्हें पूरे दिल से अपनाया है और तुम्हारा साथ देते देते कब मुझे तुमसे प्यार हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देकर तुम्हें शिवम को सौंपने जा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुमने अपने और शिवम के प्यार के खातिर कितना कुछ सहा है। लेकिन अब जब तुम भी मुझे दिल से स्वीकार कर चुकी हो तो अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि अब तुम भी सिर्फ मेरी ही बनकर रहोगी। और इसके लिए मुझे तुम्हारा कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में ही अपने लिए तुम्हारा प्यार पढ़ सकता हूँ। राजीव की ये बात सुनकर निशा रोते हुए राजीव के सीने से लग गई और कहने लगी, राजीव, पिछले 1 महीने में तुम्हारी देखभाल करते वक्त मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ चुकी थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम सिर्फ मेरी खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हो और तब मुझे प्यार का असली मतलब समझ में आया। और फिर मैंने शिवम का इम्तिहान लेना चाहा कि क्या वो भी मुझे तुम्हारे जितना प्यार करता है या नहीं। लेकिन शिवम मेरे इस इम्तिहान में फेल हो गया और तुम्हारा प्यार जीत गया। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहती हूँ। इतना कहकर निशा ने पलटकर शिवम की तरफ देखा और कहा, शिवम, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं राजीव को नहीं छोड़ सकती और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी राजीव के साथ ही बिताना चाहती हूँ।
निशा की बात सुनकर शिवम जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हो। और फिर शिवम ने निशा को ताना देते हुए कहा कि अच्छा ही हुआ जो तुमने मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी खराब नहीं की। ये कहते हुए शिवम ने राजीव से हाथ मिलाते हुए कहा, राजीव मेरे यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों को तुम्हारी शादी मुबारक हो। इतना कहकर शिवम राजीव के घर से बाहर निकल गया और जाते समय अपनी आंखों में आए खुशी के आंसुओं को साफ करने लगा। अब राजीव और निशा दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी इस खुशी की असल वजह तो शिवम था, जिसने हकीकत में अपने प्यार की कुर्बानी दी थी, लेकिन राजीव और निशा पर अपनी इस कुर्बानी को जाहिर तक नहीं होने दिया था। जब राजीव ने निशा पर चलने वाली गोली खुद पर ले ली थी, शिवम तो उसी दिन जान गया था कि राजीव निशा से बेहद प्यार करने लगा है। और अस्पताल में निशा की आंखों में राजीव के लिए आंसू देखकर शिवम ये भी समझ चुका था कि कहीं ना कहीं निशा के दिल में भी राजीव के लिए प्यार पनपने लगा है। बस निशा को अपने इस प्यार का अभी तक एहसास नहीं हुआ था, जो आज यहाँ आकर शिवम ने उसे यह एहसास भी करा दिया था। शिवम पिछले 2 साल से जो प्यार अपने लिए निशा की आंखों में देखना चाहता था, वो प्यार उसको निशा की आंखों में राजीव के लिए नजर आ गया और उसी वक्त उसने ये फैसला किया कि वो निशा और राजीव के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देगा। वरना शिवम तो निशा से इतना प्यार करता था कि उसे अपनी निशा पर पूरा भरोसा था और उसे निशा को अपनाने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं थी। ये सब तो बस शिवम का राजीव और निशा को एक करने का प्लान था। शिवम के जाने के बाद राजीव और निशा ने खाना खाया और फिर जब दोनों अपने कमरे में आए तो राजीव ने हर बार की तरह बीच में तकिए की एक दीवार बना दी। ये देखकर निशा को इतना गुस्सा आया कि उसने जहां राजीव को गोली लगी थी वहीं तकिया उठाकर इतनी जोर से मार दिया कि राजीव बेचारा तो दर्द से तड़प उठा था। और फिर निशा ने सारे तकिए हटा दिए और रोते हुए राजीव के पास आकर बैठ गई और कहने लगी, राजीव तुम ना सच में बहुत बुरे हो। राजीव को तो पता ही नहीं था कि निशा इस तरह से उस पर हमला भी कर सकती है। राजीव का हाथ सच में बहुत दर्द करने लगा था, इसलिए उसने अपने दूसरे हाथ से निशा का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। राजीव ने कहा, निशा अब बहुत अच्छा लग रहा है। तो निशा ने कहा, क्या तकिए से मार खाना? तब राजीव ने कहा, अरे नहीं यार, तुम्हारा मेरे लिए इस तरह से आंसू बहाना। तब निशा ने कहा, तो और क्या करती मैं? कल तक तो तुम अपनी आंखों में मेरे प्यार के सपने देखा करते थे और आज जब मैं तुम्हारी किस्मत में लिखी जा चुकी हूँ तो तुम मुझसे दूरी बनाकर लेट गए। ये सुनते ही राजीव ने निशा को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके माथे पर प्यार बरसाकर अपने प्यार की पहली मोहर लगा दी। निशा ने भी राजीव के सीने पर अपना सिर टिका दिया और कहने लगी, राजीव शादी के मंत्रों में इतनी ताकत होती है ये सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। तब राजीव ने कहा, हाँ निशा, शायद ये शादी के उन 7 वचनों का जादू ही है जो आज हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतना प्यार पनपने लगा है। निशा कहने लगी, हाँ ना राजीव, ये प्यार एक ऐसा जादुई एहसास है जो शादी के बाद खुद ब खुद अपने साथी के लिए हमारे दिल में पैदा हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार कभी सोच समझकर नहीं किया जाता, प्यार तो बस हो जाता है और जो सोच समझकर किया जाए वो प्यार नहीं होता। राजीव ने कहा, चलो शुक्र है कि कुछ तो अकल की बात की तुमने, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। तब निशा ने कहा, राजीव अगर तुम्हें एक और बार तकिए का वार नहीं खाना है तो बेहतर है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। निशा की इस बात पर राजीव मुस्कुराने लगा और आज उसके दिल में एक ठंडक सी उतर गई थी कि अब निशा सिर्फ और सिर्फ उसकी हो चुकी है। आज राजीव ने निशा को उसकी पत्नी होने के सारे हक दे दिए थे और आज उन दोनों के दिल की धड़कनें एक हो चुकी थी। लेकिन कोई तो था जिसने राजीव और निशा दोनों को एक साथ खुश देखकर ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और निशा के अलावा कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि शिवम ने ठान लिया था कि जब तक उसकी सांसें चलेंगी वो बस निशा की यादों के सहारे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगा। दोस्तों, शिवम और राजीव जैसे दोस्त तो नसीब से ही किसी को मिलते हैं। जहां राजीव शिवम और निशा के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने चला था,
तो वहीं शिवम को जब राजीव के प्यार के बारे में पता चला तो वो खुद ही उन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला गया और उन्हें खबर तक नहीं होने दी। किस्मत का बदल जाना भी शायद इसी को कहते होंगे। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।